हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कैसे डेटा को टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन किया जाता है और टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन किया जाता है, और थर्ड होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हम देख रहे थे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाँ, पार्ट 2 में थोड़ा सा लेट हो गया, बीच में फेस्टिव ब्रेक आ गया, तो इस वजह से पार्ट 2 थोड़ा सा क्या हो गया, डिले हो गया। लेकिन अब रेगुलर पार्ट्स डलेंगे तो अब डिले नहीं होगा। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2 और इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट हमको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या देखना था बेटा? फ्रीक्वेंसी डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फ्रीक्वेंसी डायग्राम कब बनाए जाते हैं? जैसे कि हिस्टोग्राम हो गया आपका, है कि नहीं। ये कब बनाए जाते हैं? ये तब बनाए जाते हैं जब डेटा कैसा होता है बेटा? ग्रुप्ड फॉर्म में। कैसे फॉर्म में डेटा होता है? जब डेटा ग्रुप फॉर्म में होता है, जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह का डेटा कैसा होता है? ग्रुप्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि देख लो यहाँ पे, जो डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, जब डेटा किसमें होता है? डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। ठीक है, तो जब आपका कैसा डेटा होता है? ग्रुप्ड डेटा होता है, तो ग्रुप्ड डेटा को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? फ्रीक्वेंसी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें अपन क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम। जैसे कि मैंने जो बैकग्राउंड में डाल रखा है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, या ओगेव हो गया। ठीक है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका डेटा कैसा होता है? ग्रुप्ड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? यस, ग्रुप्ड फॉर्म में होता है। जिसमें सबसे पहले अपन सीखेंगे भाई क्या है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम एक तरह से कैसे लगते हैं? सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों सिमिलर है नहीं। दोनों में क्या है बेटा? दोनों में डिफरेंसेस हैं। जो हिस्टोग्राम होता है ना, हिस्टोग्राम में क्या नहीं होता? गैप नहीं होता है। देखो बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता। लेकिन जो बार डायग्राम होता है ना, बार डायग्राम में क्या होता है? यस, उसमें डिफरेंस होता है, गैप होता है। हर बार के बीच में क्या होता है? यहाँ पे गैप होता है। ठीक है, बार डायग्राम में ये जो विड्थ होती है ना, वो कैसी होती है? सबकी सेम होती है। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है बेटा? कभी कभी जो विड्थ होती है ना, वो सेम नहीं होती। मतलब हिस्टोग्राम में कभी कभी अपन अनइक्वल क्या ले लेते हैं? क्लास इंटरवल्स भी ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो हिस्टोग्राम पढ़ते हैं। तो हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम मेड ऑफ एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, ठीक है, जो कि कैसे बनाया जाता है? इन रेक्टेंगल्स को क्या करके? ज्वाइन करके। एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स है ना, एडजॉइनिंग, एक के बगल में एक। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेटा ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल्स। ठीक है, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब डेटा किसमें होता है बेटा? क्लास इंटरवल में ग्रुप किया हुआ डेटा होता है। जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जैसे कि 0 to 20 किस किस क्या है, 20 to 40 किस किस क्या है, 40 to 50 सॉरी 60 किस किस क्या है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया? क्लास इंटरवल हो गई, वो ग्रुप है ना, और उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं। तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाला डेटा जब आपको क्या करना होता है? शो करना होता है, तो उस टाइम पे आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो द बेस ऑफ ईच रेक्टेंगल इज ए क्लास इंटरवल। मतलब जो ये एक्स एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्सिस पे क्या होती है बेटा? क्लास इंटरवल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, चलो 80 मार्क्स का पेपर है ना, आजकल 80 मार्क्स का पेपर होने लगा, तो 80। तो ये देखो, ये क्लास इंटरवल्स किस पे होते हैं बेटा? एक्स एक्सिस पे होते हैं। और फिर इनके जो ये इनकी हाइट होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी बताती है। क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी। कि भाई 10 बच्चों के नंबर हैं, 15 बच्चों के नंबर हैं, 18 बच्चों के नंबर हैं, 20 बच्चों के नंबर हैं। तो ये जो हाइट होती है वो बताती है फ्रीक्वेंसी। चलो, सो द हाइट और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शोज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हाइट होती है ना, वो क्या शो करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी शो करती है, दैट इज वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, इफ क्लास इंटरवल्स आर इक्वल देन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल डायरेक्टली शोज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर जो आपकी क्या क्लास इंटरवल कैसी है? अगर क्लास इंटरवल इक्वल है ना, तो ये जो हाइट है ना रेक्टेंगल की, वो क्या शो करेगी? बस वो फ्रीक्वेंसी शो करेगी। लेकिन इफ क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, यस, कभी कभी क्या होती है ना, क्लास इंटरवल्स क्या हो जाती है? अनइक्वल हो जाती है। ज्यादातर ये क्लास इंटरवल अनइक्वल कब हो जाती है? जैसे इनकम का डेटा हो गया। किसका डेटा हो गया? इनकम का। इनकम के डेटा में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। कुछ लोग थाउजेंड्स में कमा रहे होते हैं, कुछ लोग लैक्स में कमा रहे होते हैं, तो कुछ लोग करोड़ में कमा रहे होते हैं। थाउजेंड में भी गैप होता है, लाख में भी गैप हो जाता है ज्यादा। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं रखे जाते। समझ में आया? जैसे कि 0 to 20,000 रख लिया, फिर 20,000 to सीधा 50,000 रख लिया, 50,000 से सीधा 1 लाख रख लिया। तो इस तरह से यहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल है क्या? क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। तो इफ क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल द फ्रीक्वेंसी अलोन इज नॉट इनफ। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो अकेली जो फ्रीक्वेंसी है ना, कि भाई नंबर ऑफ कितनी फैमिलीज हैं जो इतनी 1000 रुपीज कमाती हैं, 10, 20, तो वो इनफ नहीं है।
इन दैट केस, उस केस में अपन क्या करते हैं, वी यूज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड कर देते हैं, क्लास विड्थ से। जो भी क्लास विड्थ होती है उसका जो भी मतलब डिफरेंस होता है ना, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, जो भी उसकी क्लास विड्थ होती है उससे अपन उसको क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट दिस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो जो ये हाइट होती है ना रेक्टेंगल को, उसको क्या करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है, ताकि इस फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी को, घनत्व को वो और अच्छे से क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो दिस मेक्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्रोपोर्शनल एंड कंपेरेबल। तो इससे क्या होते हैं, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी एक तरह से परसेंटेज, और कंपेरेबल उन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। इवन व्हेन द क्लास विड्थ डिफर्स, भले ही क्लास विड्थ क्या हो जाए, डिफर भी हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल के बारे में ज्यादा की जरूरत नहीं है, अपन को अभी इक्वल क्लास इंटरवल पढ़ लो वही काफी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये उसके लिए दे रखा है, किसके लिए, डेथ्स के लिए। फॉर द डेथ रेट्स बाय एज, नैरो इंटरवल्स आर यूज्ड इन अर्ली एजेस ड्यू टू द हाई डेथ रेट्स। हियर यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हेल्प्स अस शो द एक्यूरेट कंपैरिजन। अब जैसे कि मैंने तो एग्जांपल किसका दिया था, इनकम का दिया था, यहाँ पे इन्होंने मतलब नोट्स में अपन ने काय का एग्जांपल ले रखा है, डेथ रेट का एग्जांपल ले रखा है। अब डेथ रेट में क्या होता है ना बेटा, स्टार्टिंग में डेथ रेट कैसी होती है, ज्यादा होती होगी, नवजात शिशु बहुत मतलब जल्दी डेथ उनकी हो जाती है। फिर उसके बाद में एज में क्या, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाते हैं या अपन लोग बड़े होते जाते हैं, तो ये क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे डेली अर्निंग्स, नंबर ऑफ वेजेस, दिस मेक्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्रोपोर्शनल। तो ये क्या करता है बेटा, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स होता है उनको प्रोपोर्शनल यानी परसेंटेज एंड कंपेरेबल, और कैसा बना देता है, कंपेरेबल बना देता है। इवन व्हेन द क्लास विड्थ डिफर, भले ही क्लास विड्थ क्या कर जाए, डिफर कर जाए, यानी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में आपका अगर क्लास विड्थ डिफर भी कर जाता है तो आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सकते हो, कैसे, फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड करके। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, भले ही आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, उसके बाद भी जो ये डेटा है उसको कैसा बना देगा, प्रोपोर्शनल बना देगा और कंपेरेबल बना देगा, चाहे आपकी क्लास विड्थ क्या कर जाए, डिफर कर जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि फॉर डेथ रेट्स बाय एजेस, नैरो इंटरवल्स आर यूज्ड इन द अर्ली एजेस। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर आपको किसका डेटा करना है, किसका डेटा क्लासीफाई करना है या किसका डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है, डेथ रेट का डेटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसमें नैरो इंटरवल्स यूज करा जाता है अर्ली एजेस में, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पे बच्चे बीमारी से जल्दी खत्म होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से फिर धीरे धीरे क्या करा जाता है, वो जो गैप होता है ना, एज गैप को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सो early ages due to high death rates, here using frequency density help show the accurate comparison। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्यूरेट कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में देखो, जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था वो अपन ने यहाँ पे ले रखा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज अर्नर्स इन द लोकेलिटी ऑफ ए टाउन। मैंने क्या बोला था बेटा, जो अर्निंग होती है, अर्निंग में क्या होता है, वैसे तो क्या डिफरेंस होता है, लेकिन देखो यहाँ पे अपन ने ये अनइक्वल क्या ले रखे हैं। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स ले रखे हैं, इनको क्या करा जाता है, पहले इक्वल किया जाता है। और ये अपन ने कौन सी क्लास, कौन से चैप्टर में सीखा था, अपन ने लास्ट चैप्टर में सीखा था कि भाई इनका क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 को कितने से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे क्या करो, इसमें माइनस कर दो और इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। मतलब जो आपका ये वाला है इसमें अपन क्या कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, तो ये जो आपकी क्लास इंटरवल है ये देखो क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। आ गया समझ में, क्लियर है। ठीक है, और फिर अपन इसको बना के क्या निकाल सकते हैं, अपन मोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये अपन अपने नेक्स्ट जो मतलब चैप्टर हैं उसमें सीखेंगे कैसे निकाला जाता है ना, बल्कि मतलब करने का तरीका चलो बता ही देता हूँ। अब कैसे करते हैं, देखो जो आपका सबसे बड़ा बार होता है, क्या होता है, जो आपका सबसे बड़ा बार होता है ना, तो उसके ये वाली पॉइंट से, कौन से वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से जो उसके बिल्कुल क्लोज वाला बार होता है, उधर तक एक लाइन खींचनी होती है, और
दूसरा यहाँ से उसका जो इस तरफ क्लोज वाला जो बार होता है वहां पे एक लाइन खींचनी होती है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो बस यहाँ से एक क्या खींच दो आप, लाइन खींच दो, तो आपको क्या पता चल जाता है बेटा, मोड पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या की बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाता है? जो आपने हिस्टोग्राम बनाया ना, बस इसी हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। कैसे? स्ट्रेट लाइन में। देखो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? ए ग्राफ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग points, usually midpoints of the histogram bars with a straight lines representing a frequency distribution। तो frequency polygon कैसे बनता है बेटा? frequency polygon histogram से ही बन जाता है। ये देखो इस वाले इसमें डायग्राम में देखो, ये देखो जीरो से चालू करते हैं, बिल्कुल हिस्टोग्राम के जो बीच वाले जो पॉइंट्स होते हैं बस उनको क्या करते जाते हैं अपन, ज्वाइन करते जाते हैं, और अपना क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, चलो इधर देख लो, वापस से वही लिखा है, ए ग्राफ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट दैट इज यूजुअली मिड पॉइंट्स ऑफ द हिस्टोग्राम या हिस्टोबार्स विद स्ट्रेट लाइंस। कैसी लाइन खींची जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची जाती है। विद द हेल्प ऑफ रूलर यू कैन ड्रॉ दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर देता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर देता है। रिलेशन टू हिस्टोग्राम क्या है इसका? एन अल्टरनेटिव टू द हिस्टोग्राम, यानी अगर आप हिस्टोग्राम की जगह आप किसको बना सकते हो? आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकते हो। कैन बी ड्राइव फ्रॉम हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से बनाया जा सकता है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द consecutive रेक्टेंगल्स। कंस्ट्रक्शन स्टेप, तो कैसे इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? पहले हिस्टोग्राम बना लो, हिस्टोग्राम बनाने के बाद क्या करो, उसके मिड पॉइंट्स को क्या कर लो, आप मार्क कर लो, फिर बस ज्वाइन दीज मिड पॉइंट्स विद द स्ट्रेट लाइंस। बस इन लाइंस, इन मिड पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन कर लो, आप अपनी स्केल लो, बढ़िया सारे मिड पॉइंट जीरो से स्टार्ट करो, पहले वाले रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे जाओ, वहां तक लाइन खींचो, फिर वहां से सेकंड वाले पे जाओ, उसके मिड पॉइंट तक लाइन खींचो, फिर थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे, फिफ्थ वाले पे, जितने भी बार डायग्राम्स हैं, जितने भी बार्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स पे बस आप क्या करते जाओ, स्ट्रेट लाइन खींचते जाओ। नाउ एक्सटेंड बोथ द एंड्स टू मीट द बेस लाइन एट द midpoints of the hypothetical classes with zero frequency at each end under the curve equals total frequency। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। ये देखो बेस लाइन जीरो, खत्म भी जीरो पे करते हैं। ये देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे आप, और पहले हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट पे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, फिर ये आपका नवा हो गया, ये 10वां हिस्टोग्राम हो गया, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। अब ये देखो यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसलिए इसके बिल्कुल बीचों बीच लेके ये देखो यहीं पे इसको क्या कर देते हैं, खत्म करते हैं। बिल्कुल जीरो बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं और जीरो बेस लाइन पे अपन इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ना था। आगे क्या दे रखा है बेटा? एक्स एक्सिस, एक्सिस के बारे में बताया। एक्स एक्सिस जैसे क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स। तो एक्स एक्सिस पे अपन क्या ले लेते हैं? क्लास इंटरवल्स ले लेते हैं, क्लास मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे अपन क्या ले लेते हैं? अपनी फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है? क्लियरली शो द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियरली एक इसका शेप शो कर देता है अपने को, डिस्ट्रीब्यूशन का शेप शो कर देता है। ये देखो यहाँ पे अलग ही समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा लोगों की इनकम इसी ब्रैकेट में है। ठीक है, इतना ज्यादा कमाते हैं। easier to compare two or more distributions on the same graph। सेम ग्राफ पे अपन दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, बड़े अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें एक और डेटा क्या कर दो, प्लॉट कर दो, जैसे एक्सपेंडिचर का, तो आप उन्हें आसानी से इनकम के साथ एक्सपेंडिचर को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है भाई? नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। कौन सा है? फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी अपन क्या कर रहे थे? अभी अपन ने हिस्टोग्राम बनाया, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको रूलर से जो मिड पॉइंट्स हैं उन सबको क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व में आप रूलर का इस्तेमाल नहीं करते, आप फ्री हैंड से, कैसे? फ्री हैंड से आप उसको क्या करते जाते हो, ज्वाइन करते जाते हो, क्या बन जाता है? अपना फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। इधर आओ, डेफिनेशन, ए स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व दैट रिप्रेजेंट्स ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी कर्व एक स्मूथ और फ्री हैंड कर्व है, बिल्कुल फ्री हैंड। आप अपने फ्री हैंड से क्या करते जाते हो, पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाते हो, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे बनाया जाता है? स्टार्ट्स विद द पॉइंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
तो जब अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जो पॉइंट्स होते हैं वहां से अपन इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ए स्मूथ कर्व दैट पासेस एज क्लोज एज पॉसिबल टू दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो वहां से बिल्कुल फ्री हैंड अपन क्या स्टार्ट कर देते हैं, अपन अपना फ्री हैंड अपने कर्व्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कोशिश करते हैं जितना क्लोज हो सके इन पॉइंट्स के क्लोज होते हुए क्या जाए भाई, अपनी जो लाइन जाए, ठीक है। may not pass exactly through each one, ठीक है। यानी कि ड्रॉ ए स्मूथ कर्व दैट पासेस एज क्लोज एज पॉसिबल टू दीज पॉइंट्स, ठीक है। इट मे नॉट पास एग्जैक्टली थ्रू ईच वन, ठीक है, भले ही वो ईच जितनी भी आपकी वो है उनसे पास ना करे। पर्पस क्या है, टू शो द जनरल ट्रेंड और द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट शार्प एंगल्स, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि भाई आपको क्या पता पड़ जाए, जो जर्नल मतलब सामान्य क्या चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो चलन चल रहा है, वो आपको पता चल जाए किसके शेप से, डिस्ट्रीब्यूशन के शेप से। चलो जैसे कि इसमें अपन ने बना रखा है, इधर बताता हूँ, ये देखो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा जाता है, देखो ये यहाँ से बिल्कुल बस एक फ्री हैंड कर्व क्या कराया जाता है, ऐसे इस तरह से यूं बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, सबसे पास करे। आया समझ में? मैंने क्या करा, बिल्कुल फ्री हैंड लिया और फ्री हैंड लेके जितने भी पॉइंट्स थे बस उनके पास से मैंने ऐसे कैसे ऐसे करके उसको पूरा का पूरा बना दिया। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लो, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये हो गया अपना। चलो आ जाओ, ओ गिव कर्व। कौन से कर्व? ओ गिव कर्व। ये कौन से कर्व बोले जाते हैं? इनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव यानी यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेट कर रहे हैं, ऐड करते जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, डेफिनेशन क्या है, ए ग्राफ शोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो अगर जो जिनको समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है लेस देन बेटा और एक होती है मोर देन, ठीक है। एक क्या होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो सबसे पहले देखते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखो यहाँ पे मार्क्स दे रखे स्टूडेंट्स के, ठीक है। सब्जेक्ट को इग्नोर मारते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है ये देखो। 0 to 20 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 6। 20 to 40 5, 40 to 60 33, 60 to 80 14 और 80 to 100 6, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 64। चलो अब जब इनका ओगिव कर्व बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, ओगिव कर्व। 2 तरह से बनाया जाता है, एक होता है आपका लेस देन और एक होता है आपका मोर देन। तो देखो लेस देन 20, क्या लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब क्या है कि भाई 20 से कम कितने बच्चों के नंबर आए, 6 बच्चों के। फिर लेस देन 40, ये देखो ये लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100, ठीक है। चलो तो अब लेस देन 40 कितने बच्चों के नंबर आए, जिनके 20 से कम आए वो भी आएंगे ना लेस देन 40 में, और ये तो आएंगे ही आएंगे। तो क्यूमुलेटिव यानी इकट्ठी 6 + 5 कितना हो गया, ये आ गया 11, ठीक। फिर उसके बाद में लेस देन 60, तो लेस देन 60 जिनके 20 से कम आए थे वो भी लेस देन 60 में आएंगे, जिनके 40 से कम आए थे वो भी लेस देन 60 में आएंगे, और जिनके 60 से कम आए वो भी काय में आएंगे, लेस देन 60 में ही आएंगे ना। तो 6 + 5 + 33 आ गया कितना, 44, ठीक है ना। इकट्ठी होती जा रही है ना फ्रीक्वेंसी, क्या होती जा रही है, क्यूमुलेट होती जा रही है, इकट्ठा होना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो लेस देन 80 मार्क्स। तो भाई जो ये इतने हैं ऊपर, जिनके 20 से कम है, जिनके 40 से कम है, 60 से कम है, तो वो तो सब काय में आएंगे, ये तो आएंगे ना सब 80 से कम में। तो इनको पूरा को उठा के क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया था। वैसे ही लेस देन 100 सबको उठा के क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं है, क्लियर है? ये वाला जब मतलब लेस देन जो होती है ना, लेस देन ओगिव कर्व जो होता है, लेस देन ओगिव कर्व नेवर डिक्रीजिंग। ये कैसा होता है बेटा, ये इंक्रीजिंग ही होता है। कैसा होता है भाई, ये इंक्रीजिंग ही होता है। ये देखो ये 20 है, 20 पे 6, फिर उसके बाद में कितने पे, हाँ 40 पे 11, फिर उसके बाद में 44 हो जाएगा कितने पे, 60 पे। ये देखो 60 पे ये 44 हो जाएगा, फिर 80 पे ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और 100 पे ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो जो लेस देन क्यूमुलेटिव जो लेस देन कर्व होता है अपना, ओगिव कर्व होता है, ये कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, ये नेवर डिक्रीजिंग होता है। कैसा होता है, नेवर डिक्रीजिंग, ठीक है। आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो एक और बता देता हूं, तो लेस देन वाली देख ली अपने, लेस देन ओगिव, ठीक है। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, सॉरी लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100, ये अपन ने देखा, ठीक है। इसी में एक और क्या होता है, इसी में एक और टाइप क्या होता है ओगिव कर्व, जो कि क्या होता है बेटा, मोर देन होता है, एक मोर देन भी होता है। चलो उसी के बगल में था वो और देख लेते हैं। ये देखो कौन सा वाला दे रखा है भाई,
मोर देन, अब देखो मोर देन जीरो, मोर देन जीरो कितने के हैं भाई 64 के, मोर देन 20, मोर देन 20 कितने के हैं भाई 58 के। कैसे समझ में आया भाई, मोर देन 20 कितने बच्चों के नंबर है, जिनके लेस देन 60 हैं उन्हें हटा दो, जिनके लेस देन, इधर इधर देखो, जिनके लेस देन 20 है, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, देखो मोर देन 20 चाहिए कि भाई कितने बच्चे हैं जिनके मोर देन 20 नंबर आए हैं। तो जिनके लेस देन 20 आए उनके टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से उसको क्या कर दो, या उसको माइनस कर दो, 64 में से 6 माइनस कर दो, कितने बचे 58 बचे कि नहीं। अब मोर देन 40, तो मोर देन 40 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, जिनके लेस देन 20 आए हैं, जिनके लेस देन 50 आए हैं, सॉरी 40 आए हैं, उन्हें उठा के क्या कर दो, यहाँ से माइनस कर दो। तो इस तरह से ये होती है आपकी क्या, मोर देन। ये अगर नॉर्मल देखना हो तो नॉर्मल ऐसे देख लो, ये देखो यहाँ पर आओ, नॉर्मल ऐसे देख लो भाई, मोर देन जीरो, मोर देन जीरो कितने बच्चों के नंबर होंगे, पूरे 64 के होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 20, मोर देन 20 कितने बच्चों के नंबर होंगे, जिनके लेस देन 20 होंगे, मतलब 6 नंबर, 6 तो कितना हो गया 58 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, मोर देन 40, मोर देन 40 किन बच्चों के नंबर होंगे, उनके होंगे ना बेटा, बस इनको हटा दो कि भाई जिनके लेस देन 20 हैं और जिनके लेस देन 40 हैं, कम कर दो, 11 कम कर दो। ये देखो 64 में से 11 माइनस करे तो क्या आ गया 53 आ गया। फिर उसके बाद में मोर देन 60 कितने बच्चों के नंबर हैं, मोर देन 60, ये देखो ये 5 6 5 33, इन्हें हटा दो, 64 में से ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से लेस देन ओगिव कर्व होता है और मोर देन ओगिव कर्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि भाई इसको बनाते क्यों है, इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप दोनों को प्लॉट कर देते हो ना, एक जगह पे आप क्या कर दो, लेस देन प्लॉट कर दो, और उसी ग्राफ पे आप किसको प्लॉट कर दो बेटा, मोर देन को प्लॉट कर दो, तो क्या होता है मीडियन पता चल जाता है। ये देखो ये क्या पता चल जाता है भाई, मीडियन आपको पता चल जाता है, ठीक है। बस यहाँ से आप एक बार लेस देन बना दो और उधर से आप मोर देन बना दो, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां से एक लाइन खींच दो, तो आपको क्या पता चल जाता है, मीडियन पता चल जाता है, ठीक है। मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या हो रहा है आज, चलो ठीक है। चलो तो इसको स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। तो क्या होता है, एक ग्राफ शोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आ गया होगा कि वो ग्राफ है जो कैसी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। तो टाइप क्या हो गया, एक हो गया लेस देन ओगिव, जो कि मैंने आपको अभी हाल समझाया, प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट अपर क्लास लिमिट, ठीक है। यहाँ पे अपन वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं जो किसके अगेंस्ट में होती है बेटा, अपर क्लास लिमिट के अगेंस्ट में होती है। कर्व नेवर डिक्रीजेस, यहाँ पे अपन ने देखा था ना, वो शुरू से बस ऊपर तरफ क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे कर्व क्या नहीं होता, कभी भी डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। सेकंड कौन सी होती है, सेकंड होती है मोर देन ओगिव। कैसी, हाँ मोर देन ओगिव, जो कि मैंने सेकंड में आपको समझाया था। प्लॉट क्यूमुलेटिव, बिल्कुल इसका अपोजिट है, लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पे अपन कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं, अगेंस्ट लोअर क्लास लिमिट्स। अपन यहाँ पे उन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं जो किसके अगेंस्ट होती हैं, लोअर क्लास लिमिट के अगेंस्ट में होती हैं। और यहाँ पे जो कर्व होता है वो नेवर इंक्रीजेस, गिरता हुआ रहता है। कैसा हुआ रहता है, बिल्कुल गिरता हुआ, ठीक है। चलो एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, वही क्लास लिमिट्स रहती हैं, और वाई एक्सिस पे क्या रहती हैं, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। इसका स्पेशल फीचर क्या है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इन दोनों ओगिव्स का, वो किसके बराबर होता है, मीडियन ऑफ द डेटा। आपको डेटा का क्या मिल जाता है बेटा, मीडियन मिल जाता है, बीच का मिल जाता है, ठीक है। ये देखो भाई, ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया था कि भाई लेस देन क्या होता है और मोर देन क्या होता है, ठीक है। और फिर इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, बढ़िया एक ग्राफ पे बना लो, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको उस गिवन डेटा का क्या पता चल जाएगा, मीडियन पता चल जाएगा, ठीक है। ग्राफ बना के क्या पता लगा सकते हैं, मीडियन पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ ज्यादातर टाइम सीरीज जो डेटा होता है, टाइम से रिलेटेड जो डेटा होता है, उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आ जाओ, सो ए ग्राफ शोइंग द चेंज ऑफ वेरिएबल्स ओवर द टाइम, ठीक है। तो ज्यादातर इस तरह के ग्राफ का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब टाइम के चलते, किसके चलते, टाइम के बेसिस पे डेटा क्या हो रहा है, वेरिएबल्स में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है।
जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये जो टेबल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडिया का, और रुपीस का में दे रखे हैं 100 करोड़ में। 1993 में 1994 में एक्सपोर्ट कितने के थे 698, इंपोर्ट्स कितने के थे 731 ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इस तरह के डेटा को शो करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। याद रखना अर्थमेटिक लाइन ग्राफ किस तरह के डेटा को शो करने के लिए किया जाता है, उस तरह के डेटा को शो करने के लिए किया जाता है जो टाइम के साथ क्या होता रहता है, जिसके वेरिएबल्स में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। जैसे कि टाइम क्या हो सकता है बेटा, आर हो सकता है, डे हो सकता है, डेट हो सकती है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। ठीक है, चलो वाई एक्सेस पे क्या होता है बेटा की वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स होती है, टाइम सीरीज डेटा। हाउ टू ड्रॉ कैसे बनाना है, प्लॉट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग टाइम पॉइंट्स। जैसे कि ये जो आपका टाइम है ये कहाँ जाएगा बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस पे जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो ये आपके वेरिएबल्स हैं ये आपके कहाँ चले जाएंगे, ये आपके वाई एक्सिस पे चले जाएंगे। बस इनके अगेंस्ट में क्या करते जाना है, पॉइंट्स लगाते जाना है। अभी हाल मैं आपको दिखाता हूँ, और इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करते जाना है, ज्वाइन करते जाना है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 1993 1994 में जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। और एक लाइन अब यहाँ पे ना, ये देखो ये लाइन रिप्रेजेंट्स करने के लिए देखो स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह की, जिसमें किसी भी तरह का बॉक्स या वो नहीं है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जिस लाइन में एक तरह से बॉक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज के टाइम पे तो क्या कर लिया जाता है, कलर्स में शो कर देते हैं, तो कलर से डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो है ना। तो ये देखो बस जो ईयर दे रखा है, तो इस ईयर पे जहां पे इंपोर्ट है उस पे पॉइंट लगाते हैं, और जहां पे एक्सपोर्ट है उस पे पॉइंट लगाते हैं। ऐसे पॉइंट लगाते जाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। और फिर उसके बाद में इन लाइनों को स्ट्रेट लाइन से क्या करते जाते हैं अपन, ऐसे पॉइंट लगाते जाएंगे, और फिर इनको अपन स्ट्रेट लाइन से क्या करते जाते हैं, ज्वाइन करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये जो शो हो रहा है ना, तो इससे क्या होता है, आप जरा थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे ना, देखो अगर आप इसको यहाँ पे से ऐसे ध्यान से देखोगे तो आपको कितने इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने आसानी से देख के समझ में आ रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। फिर धीरे धीरे देखो यहाँ पे आपको गैप दिखेगा, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझना बड़ा आसान हो जाता है। ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का आपको गैप दिखने लगा, है ना। ये जो बॉक्स है, बॉक्स क्या है बेटा, इंपोर्ट है। सीधी लाइन क्या है, एक्सपोर्ट है। तो देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, इसका मतलब यहाँ से, मतलब ये वाले साल से धीरे धीरे क्या होने लगा भाई, इंपोर्ट थोड़े ज्यादा होने लगे और एक्सपोर्ट थोड़ा कम होने लगा। फिर ये देखो यहाँ पे, ये देखो गैप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से अब आप क्या कह सकते हो, डेटा को देख के, यहाँ को आप डेटा को देख के कह सकते हो कि भाई यहाँ से जो डेटा क्या है, इंपोर्ट ज्यादा होता गया और एक्सपोर्ट क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। बढ़ तो खैर दोनों रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेरिजन किया जाए कि अपन इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कैसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। समझ में आया, क्लियर है। तो ये विजुअलिटी मतलब जब डायग्राम में प्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, तो बड़े आसानी से क्या हो जाता है, डेटा आपको जल्दी समझ में आ जाता है। ये देखो यहाँ पे आप इसे पॉइंट आउट करोगे, क्लियरली देख के समझ में आएगा, अरे यहाँ तो डिफरेंस ज्यादा है ना। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक टाइम ग्राफ का क्या कर सकते हो बेटा, यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट मतलब चैप्टर खत्म, कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन में क्या है बेटा, वी हैव लर्न द वेरियस वेज टू प्रेजेंट अ डेटा। टेक्सचुअल में कैसे करते हैं ये मैंने समझाया था, रिवाइज करा देता हूं। जब डेटा कैसा होता है, कम होता है ना, जब आपके पास में ज्यादा डेटा, ज्यादा न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, तो एट दैट टाइम यू कैन प्रेजेंट दैट डेटा इन अ टेक्सचुअल फॉर्म। बस उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वी हैव टू रीड द होल लाइंस टू गो थ्रू द डेटा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। आपको भी पता है टेबल के फॉर्म में डेटा, जब डेटा थोड़ा ज्यादा हो, है ना, तो अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन अवर रिसर्च, अवर इन्वेस्टिगेशन के भाई कितने रोज होना चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए, है कि नहीं। रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, ये सब अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। टेबुलर में आप क्वांटिटेटिव डेटा भी दिखा सकते हो और क्वालिटेटिव डेटा भी प्रेजेंट कर सकते हो। फिर आज अपन ने पूरा खत्म कर लिया क्या, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बार डायग्राम अपन ने देखे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फिर उसके बाद में अपना ये लास्ट में फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव कर्व। ठीक है,
चलो, तो वी कैन नाउ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर ए गिवन डेटा सेट। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन एक अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। चूज द राइट टाइप ऑफ डायग्राम टू कन्वे द इंफॉर्मेशन एफिशिएंट इफेक्टिवली। भाई आपको जो डायग्राम है वो बड़े उससे चूज करना पड़ेगा ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से क्या कर पाओ बेटा, इफेक्टिवली आप उसको क्या कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ, ताकि देखते से ही समझ में आ जाए। एंड टू मेक डेटा प्रेजेंटेशन क्लियरली मीनिंगफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अपन ने लास्ट वाले में देखा था कि हाउ दिस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन डायग्रामेटिक फॉर्म मेक इट वेरी इजी एंड मेक इट वेरी इजी, मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। कितने आसानी से अपन को लास्ट में वो टाइम सीरीज वाला हमने देखा था, तो कितने आसानी से समझ में आ गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हो रहा है। समझ में आया? चलो, तो भाई आज ये चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर अपना खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर अब किसके चालू करेंगे, यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।